नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल क्वालिटी स्टडी पोर्टल पर। दोस्तों, ये हमारा डेली 7 मिनट वोकैबुलरी सीरीज का फोर्थ पार्ट है। इससे पहले के सभी पार्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दोस्तों, ये अभी हम इंग्लिश वोकैबुलरी का जो ईडीएम एंड फ्रेजेस सेक्शन आता है, जो कि आपके काफी मार्क्स को कवर करता है, हम वो कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने रूट वर्ब के थ्रू आपकी काफी वोकैबुलरी को कवर किया हुआ है। उसकी एक अलग प्लेलिस्ट है सेम यूट्यूब चैनल पर, आप वो जरूर देखिए, वो भी आपको एग्जाम में काफी हेल्प करेगी। दोस्तों, अब आप सिर्फ डेली 7 मिनट निकाल के अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि आप किसी भी एग्जाम में, आप कोई भी एग्जाम है जिसमें इंग्लिश आ रही है, उसमें आप वोकैबुलरी सेक्शन में बिल्कुल 100% कवर करेंगे। ऐसा हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला इडियम है ऑल वन। देखिए दोस्तों, आप बिल्कुल छोटी छोटी वर्ड्स की इंग्लिश तोड़ के पढ़ेंगे। ऑल का मतलब क्या है? सभी। और वन मतलब एक, मतलब सभी एक ही है, सभी एक समान है। तो इसका जो हमारा शाब्दिक अर्थ है वो भी सभी एक समान है, और ऐसा ही आपको इसका इस इडियम का मीनिंग मिलेगा। दोस्तों, देखिए इस पिक्चर में, देखिए अगर आप यहाँ पे खड़े हुए हैं और मैं आपको बताऊं कि आपके पास दो ऑप्शन है कि या तो आप ये वाला पाथ ले लीजिए या फिर आप ये वाला पाथ ले लीजिए। तो दोनों ही पाथ में आप सेम ही डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हैं। ये अगर मैं इसको बोल देता हूँ वाई, ये आपका सेम ही आउटकम आ रहा है। तो आपकी जो ऑप्शन है वो मैटर ही नहीं करती। तो इसका जो डीप मीनिंग है वो क्या है? इट डज नॉट मैटर विच ऑप्शन इज चूजन बिकॉज द आउटकम इज सेम। जब जो आप ऑप्शन चूज करते हैं वो मैटर ही ना करे, चाहे आप इस रास्ते से जाएं या इस रास्ते से जाएं। तो उस सिचुएशन को बोलते हैं हम ऑल वन। दोस्तों, आप इसको थोड़ा अपने माइंड में रिलेट करने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं कि ऐसा अपने माइंड में एक निमोनिक्स बना सकते हैं, ऑल गॉड्स आर वन। ऑल गॉड्स आर वन, ओके, सभी भगवान एक हैं। इस टाइप से आप इसको याद करने के लिए सिर्फ मैं बता रहा हूँ। दोस्तों, ये सभी चीजें मैं आपको रिप्रेजेंटेटिव बताता हूँ, सिंबॉलिक बताता हूँ। ओके, अभी इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यू कैन सिट हेयर और देयर, इट इज ऑल वन टू मी। अभी एक एग्जांपल, इस एग्जांपल में एक पर्सन है, वो मान लो कि यहाँ पे खड़ा हुआ है, और पहले से कोई बंदा कोई बेंच पे बैठा हुआ है, तो वो इस बंदे को बोलता है कि तुम यहाँ बैठो या यहाँ बैठो, मेरे लिए दोनों चीजें एक ही मतलब है। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। ऑल ग्रीक, ठीक है, ऑल मतलब सभी। और ग्रीक क्या है दोस्तों? ग्रीक एक कल्चर है, एक लैंग्वेज है। तो आप इसे समझ लीजिए कि ऑल ग्रीक, मेरे लिए सब कुछ ग्रीक है, मतलब सब कुछ मेरी समझ से बाहर है। दोस्तों, ये मैंने आपको समझाने के लिए एक यहाँ पे कुछ सिंबल्स लगाए हैं। ये जैसे हमारी जो ग्रीक लैंग्वेज है, आपने साइंस पढ़ते हुए पढ़ा होगा, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, म्यू, म्यू, ऐसे जो जो भी हमारे सिंबल होते हैं, ये हमारे ग्रीक लैंग्वेज के सिंबल होते हैं। तो अगर आपको सब कुछ अगर इन्हीं की फॉर्म में लिखा हुआ मिले तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो इसका क्या मीनिंग हुआ हमारा? डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। जाहिर सी बात है कि कोई ऐसी चीज़ है जो आप, जो कोई एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपको पता ही नहीं है, तो वो आपको समझ ही नहीं आएगी। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट हमें मीनिंग निकल के आ रहा है हमारी समझ से बाहर। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों इसका। क्वांटम फिजिक्स इज ऑल ग्रीक टू मी। ओके, क्वांटम फिजिक्स दोस्तों हमारी फिजिक्स का एक पार्ट होती है। तो यहाँ पे कोई एक स्टूडेंट बोल रहा है कि कोई स्टूडेंट है या कोई पर्सन है, वो बोल रहा है कि क्वांटम फिजिक्स इज ऑल ग्रीक टू मी, मतलब मुझे क्वांटम फिजिक्स का कुछ भी समझ नहीं आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है दोस्तों आर्म चेयर क्रिटिक। ओके, दोस्तों, देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि जब भी आपको कभी एग्जाम में किसी एग्जैक्ट इडियम फ्रेजेस का मीनिंग नहीं आता है, तो आप उसको तोड़ तोड़ के पढ़ना सोचिए। देखिए, आपने एक चीज देखी होगी कि कोई भी एक मूवी रिलीज होती है, ओके, तो उसके क्रिटिक्स आने लगते हैं। ओके, या कोई गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेके आती है, तो उसके भी आपको आपने देखा होगा कि उसके भी बहुत लोग क्रिटिक्स क्रिटिक करते हैं उसको। अभी बजट आएगा तो उसके भी बहुत क्रिटिक्स आएंगे। ओके, तो क्रिटिक्स एक्चुअल में क्या होता है कि किसी चीज की आलोचना करना या किसी चीज के जो नेगेटिव पहलू है उनको दर्शाना, उनको लोगों के सामने लेके आना। और आर्म चेयर क्या होता है दोस्तों? देखिए, आपने बहुत तरह की चेयर देखी होंगी। ऐसी चेयर देखिए जिसमें आपको यहाँ पे बैठने के लिए, जब जैसे आप अगर आप यहाँ पे बैठ जाते हैं, तो चेयर पे यहाँ पे बाजू रखने के लिए भी यहाँ पे जगह होती है। देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है, इसमें यहाँ पे आदमी जो भी बैठने वाला है वो भी यहाँ पे आपको आराम से चेयर पे रेस्ट करके बैठ सकता है। तो आर्म चेयर होती है जिसपे आप आराम से रिलैक्स होकर बैठ सकें। तो देखिए, इसका क्या मतलब हुआ कि जो क्रिटिक है वो खुद बहुत आराम से बैठा हुआ है। इसको आप ऐसे ऐसे समझ लीजिए कि जो क्रिटिक है वो खुद बहुत आराम से, ऐशो आराम से जी रहा है, और उसको एक्चुअल में जो प्रैक्टिकल चीजें हैं उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो इस इडियम का एक्चुअल मीनिंग क्या होगा? कोई व्यक्ति जो किसी विषय पर व्यवहारिक अनुभव के बिना आलोचना या राय देता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक अमीर पर्सन है, ठीक है, और वो अमीरों के कोई कुछ बच्चे हैं जिन्हें सब कुछ विरासत में मिला हुआ है, और वो कल किसी स्ट्रगल करने वाले पर्सन को बोलने लग जाए कि नहीं नहीं, तुम्हें वो स्ट्रगल करना चाहिए, सक्सेस ऐसे ही नहीं मिलती, ये वो, आपको ज्ञान देने की कोशिश करे, जबकि उसने खुद उसने कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, उसको जब सब कुछ मिला है उसको विरासत में मिला है। तो इस टाइप के लोगों को हम बोलेंगे आर्म चेयर क्रिटिक। तो इसमें क्या है कि उस पर्सन को कोई भी आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है नहीं। ठीक है, बस उसने क्या किया कि अपनी ओपिनियन और एडवाइस देनी स्टार्ट कर दी है, जस्ट बिकॉज उसके पास कोई प्रिविलेजेस है पहले से। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। अल्टर ईगो। दोस्तों, ईगो वर्ड का मीनिंग इंग्लिश में होता है सेल्फ। ओके, सेल्फ या आई। और अल्टर का मतलब होता है कोई, जैसे आपने देखा होगा कि अल्टरनेट, ठीक है, कोई दूसरा रास्ता, ठीक है, दूसरी चॉइस। ओके, तो वैसे इसका मतलब होता है, दोस्तों इस वर्ड के, इस इडियम के दो मीनिंग निकलते हैं। ओके, एक होता है विश्वसनीय करीबी दोस्त। मोस्टली आपने देखा होगा हम अपने दोस्त को भी अपनी सभी बातें शेयर करते हैं, और मोस्टली हमारे दोस्त वही होते हैं जो हमारे जैसे होते हैं। ओके, तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लेकिन इसके बाद एक सेकंड भी इसका मीनिंग होता है, एक ही व्यक्ति के भीतर एक और व्यक्तित्व। जैसे आपने देखा होगा कुछ मूवीज होती हैं जिसमें, या आपने कुछ क्रिमिनल्स को देखा होगा, या कुछ जो माइंड के पेशेंट होते हैं, ब्रेन जिनका अच्छे से काम नहीं कर रहा होता, उनके उनकी एक नहीं, उनकी दो दो पर्सनैलिटी होती है। ओके, लाइक एक आपको बहुत इनोसेंट दिखेगा, दूसरा आपको बहुत ही ज्यादा जो क्रिमिनल साइकोलॉजी का होगा वो होगा। इस टाइप के लोगों की पर्सनैलिटीज को भी हम अल्टर ईगो बोल देते हैं। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। व्हेन यू आर योर अल्टर ईगो इज सैड, यू टू फील सैड। मतलब अल्टर ईगो हम यहाँ पे किसको बोल रहे हैं? दोस्त को। जब आपका दोस्त सैड होगा तो आप भी सैड होंगे। ओके, एन आई टू द मेन चांस। ओके, अभी देखिए, एन आई टू द मेन चांस। मेन चांस क्या है? मतलब कोई मौका है आपके पास। और आई क्या है? आई आपकी नजर को भी हम बोलते हैं। ठीक है, कि आप अपने उस पर नजर बना के रखी हुई है, मतलब अपनी मेन जो चांस है, मेन चांस या
मेन चांस पे आपने बिल्कुल अपनी नजर पैनी नजर बना के रखी हुई है। तो इसका मीनिंग देखते हैं, अपने लाभ के लिए किसी स्थिति का उपयोग करने के लिए हमेशा तैयार रहना। ओके, आपने देखा होगा सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपके विलेज में कहीं पे देखा होगा, गांव मोहल्ले में या आपके स्कूल में, कॉलेज में, ठीक है, जो किसी भी मौके को आपका अपना वो कैसे उस मौके से फायदा उठा सकते हैं, वो हमेशा इसी फिराक में लगे रहते हैं। तो उस इस टाइप की सिचुएशन में उस पर्सन को हम बोलते हैं कि ये तो हमेशा आई रखता है मेन चांस पे। ओके, ऑलवेज रेडी टू यूज द सिचुएशन टू देयर ओन एडवांटेज। ओके, बस उनको खुद की एडवांटेज मिल जाए, वो कैसी कैसी भी सिचुएशन हो। जैसे आपने देखा था अभी कि कोरोना आया हुआ था। ओके, तो कोरोना में भी आपने देखा होगा कि कुछ लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए या ऐसी चीजों के लिए अपने पर्सनल गेन के लिए ही काम कर रहे थे। ओके, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। पॉलिटिशियन ऑफन सीम टू हैव एन आई ऑन द मेन चांस, मतलब जो पॉलिटिशियन होते हैं वो सिर्फ अपने लाभ के लिए ही सिचुएशन पर नजर बना के रखते हैं, रेदर देन फोकसिंग ऑन पब्लिक वेलफेयर, मतलब उनको आम लोगों के जन कल्याण से कुछ भी लेना देना नहीं होता। ओके, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ओके, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। देखिए दोस्तों, इस इडियम से रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे दोस्तों हमारी हिंदू माइथोलॉजी में अलग अलग गॉड्स होते हैं, मतलब जो देवता होते हैं अलग अलग, जैसे इंद्र देवता, बारिश के देवता, पवन देवता, ऐसे वरुण देवता जो हमारे जल के देवता हैं, अग्निदेव। तो ऐसे ही हर चीज जो हमारी ग्रीक माइथोलॉजी है उसमें भी ऐसे अलग अलग देवता होते हैं। तो क्या हुआ था कि एक बार ऐसे ही किसी देवता की शादी थी और उसमें सभी लोग, सभी देवता बड़े बड़े जो सभी देवता थे वो इन्वाइटेड थे। लेकिन जो डिस्कॉर्ड, दोस्तों डिस्कॉर्ड डिस्कॉर्ड बोलते हैं लड़ाई को। ओके, जो लड़ाई के देवता थे वो, उनको उस शादी में इन्वाइट नहीं किया हुआ था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक सोने के एप्पल को सभा में रख दिया और उसके साथ एक मैसेज रख दिया कि जो सबसे फेयर गॉडेस है, मतलब जो सबसे गुड लुकिंग देवी है, उसके लिए है ये, डिजर्विंग के लिए। तो क्या हुआ कि जो वहाँ पे देवियाँ थी उनके बीच में आपस में लड़ाई होगी, देवियाँ या जो देवताओं की वाइफ थी उनके बीच में लड़ाई शुरू होगी इसके लिए। तो इस वजह से यहाँ से निकल के आया एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ये दोस्तों आपको याद रखने में थोड़ी आसानी होगी, या फिर आप छोटा भी याद रख सकते हैं। देखिए एप्पल मोस्टली कॉस्टली होता है। ओके, लोगों को खाने के लिए नहीं मिलता और उसको लेके आपस में लड़ाई रहती है लोगों में। ठीक है, तो कोई ऐसी चीज जो लोगों के बीच विवाद का कारण बनती है, दो लोगों में कोई ऐसी चीज या कोई ऐसी बात हो जिसको लेके उनमें लड़ाई होती है, जैसे दो देशों के बीच में भी हो सकती है, ऐसी सोसाइटी में भी हो सकती है। ठीक है, समथिंग दैट कॉज कन्फ्लिक्ट अमंग पीपल। ओके, द प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय फादर बिकेम द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड अमंग द ब्रदर्स। ओके, ये तो दोस्तों हर घर की कहानी है आजकल। जो फादर जो प्रॉपर्टी छोड़ के गए थे तो उसको लेके उनके बच्चों में बहुत झगड़ा हुआ, तो वो झगड़े का कारण बन गई। ओके, आर्म्ड टू द टीथ। देखिए दोस्तों, आर्म्ड मतलब आपने देखा होगा कि आर्म्ड, आर्म किसके लिए हम बोलते हैं, मोस्टली हथियारों के लिए बोलते हैं। और टीथ का आर्म्ड हथियारों के लिए भी बोलते हैं। और दोस्तों ऐसे हम बोलते हैं कि इसके पास ये चीज है। ओके, किसी चीज के पास, किसी पर्सन के पास अगर कोई चीज है तो हम उसको बोलते हैं ही इज आर्म्ड विद दिस थिंग। ओके, ही इज आर्म्ड विद नॉलेज, ही इज आर्म्ड विद मनी, कुछ भी बोल सकते हैं ऐसे। तो आर्म टू टीथ इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि उसके पास संसाधन बहुत अच्छे से हैं, हथियार या संसाधन बहुत अच्छे से हैं उसके पास। देखिए दोस्तों, कई बार आपने बचपन में देखा होगा कि बच्चे लड़ते हैं तो वो टीथ से काट भी लेते हैं, तो या फिर जानवर होते हैं तो वो भी अपने उनके जो दांत होते हैं वही उनके हथियार होते हैं, समझिए ना। तो टीथ को यहाँ पे हथियारों की तरह लिया हुआ है। तो अभी इसका मीनिंग देखते हैं कि आर्म टू टीथ, जब भी कोई पर्सन बोले ही इज आर्म टू टीथ विद दिस, इसका मतलब है उसके पास ये चीज प्रचुर मात्रा में है। ठीक है, फुली इक्विप्ड विद वेपन्स और रिसोर्सेज। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। द सोल्जर वर आर्म टू द टीथ बिफोर हेडिंग इनटू द बैटल। लड़ाई में जाने से पहले सोल्जर्स के पास सभी तरह के हथियार मौजूद थे। ओके, आर्गस आइड। आर्गस आइड इसका मतलब होता है दोस्तों अत्यंत चौकस या सतर्क, जिसकी हमेशा एक पैनी नजर बनी रहे। जैसे जो हमारा ईगल होते हैं, ये इनकी अपने शिकार पर बहुत ही ऊंचाई से ये देख लेते हैं शिकार को और जाने नहीं देते। तो एक्सट्रीमली विजिलेंट और ऑब्जर्वेंट। ओके, विजिलेंस आपने देखा होगा, जैसे विजिलेंस टीम होती है, ऑब्जर्वेंट जो छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करता रहता है। द गार्ड ऑफ प्राइम मिनिस्टर आर आर्गस आइड, मतलब चुन चुन के उस पर्सन को लिया जाता है जिनके अंदर ये क्वालिटी होती है प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा के लिए। तो आई होप समझ आ गया होगा आपको। एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल, ठीक है दोस्तों, जहां पे भी कहीं भी आपको एप्पल वर्ड मिले, जैसे मैंने पहले आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको स्क्वायर के लिए बताया था कि जहां पे भी कहीं आपको स्क्वायर मिले उसका मतलब होता है ईमानदारी। ठीक है, ईमानदारी या फिर ऑनेस्टी। ओके, तो जहाँ पे एप्पल मिले वहां पे आप समझ लेना कि कोई मूल्यवान वस्तु, कोई प्यारी वस्तु, ऐसे एप्पल ऑफ वन साई इसका मतलब क्या है, कोई प्रिय वस्तु। अब देखिए आप दोस्तों, देखिए छोटी सी सोचने की बात है। अगर हम बोलें कि ह्यूमन आई में हमारी आई की कितनी इंपॉर्टेंस है, तो आई की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आई किसी पर्सन के पास नहीं है या कोई दुर्घटना में किसी की आई चली जाती है तो उसके लिए बहुत बड़ा लॉस होगा वो। ओके, तो एप्पल ऑफ वंस आई मतलब किसी को अपनी आंखों के समान प्यारा है वो। तो यह वस्तु या व्यक्ति कुछ भी हो सकता है। बिलव्ड पर्सन और थिंग, हर डॉग इज द एप्पल ऑफ हर आईज, मतलब किसी ने कुत्ता पाला हुआ है तो कुत्ता उसको बहुत ज्यादा प्यारा है। एप्पल पाई ऑर्डर। ओके, देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी ऑर्डर आ गया है। तो ऑर्डर आपने सुना ही होगा, लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, या फिर आपने सुना होगा कि इन सभी चीजों को ऑर्डर में रख दो। ठीक है, और एप्पल पाई, एप्पल पाई मोस्टली हमारा एक केक टाइप का डेजर्ट होता है फॉरनर्स का मोस्टली। तो जैसे पिज्जा की स्लाइसिस करते हैं ऐसी इसकी स्लाइसिस की जाती है खाने के लिए। तो एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, तो जो ये एप्पल पाई होता है दोस्तों, इसकी क्या खासियत होती है कि इसको बना तो कोई भी सकता है, लेकिन इसको जो डेकोरेशन की जाती है वो बहुत ही ज़्यादा सफाई से की जाती है। उसके लिए बहुत ही स्किल्ड पर्सन चाहिए। तो इसको देखिए आप, इसका इस पूरे का मतलब क्या निकलता है हमारा, एप्पल पाई ऑर्डर इसका मतलब जो है, जो पूर्णतः साफ सुथरा है, सुव्यवस्थित है, मतलब जो जिस जगह पे होना चाहिए वैसे ही है, और उत्कृष्ट क्रम में है। क्रम का मतलब है कि जैसे आपका जो लैपटॉप है, अगर वो लैपटॉप के बैग में होना चाहिए तो वो लैपटॉप के बैग में ही है। ऐसा नहीं है कि लैपटॉप का बैग इधर रखा है और लैपटॉप इधर रखा है। ओके, तो जैसे पानी का ग्लास आपका रसोई में होना चाहिए तो रसोई में ही रखा है। ऐसे नहीं कि आपने बेडरूम में लाके रख दिया, उसको पानी पिया और वापस आपने उसको रसोई में रखा। तो परफेक्टली नीट, साफ सुथरा, नीट एंड टाइडी और इन एक्सीलेंट ऑर्डर, मतलब सभी चीजें जिस क्रम में है उसी में, जिस क्रम में होनी चाहिए उसी में है। शी कीप हर रूम इन एप्पल पाई ऑर्डर। दोस्तों मोस्टली आपने देखा होगा जो लड़कियों के रूम होते हैं, गर्ल्स के रूम होते हैं हॉस्टल वगैरह में भी या कहीं पीजी में हो, वो बिल्कुल एप्पल पाई ऑर्डर में होते हैं।
दोस्तों थैंक्स पूरी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों आप प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपके मन में कोई डाउट है, आपको कुछ पूछना है तो वो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, और दोस्तों प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फ्यूचर में आपके लिए ऐसी और वीडियो लेके आते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।